गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज टेबल पर जो रिसर्च नोट्स और आर्टिकल्स का स्टैक है वो आज काफी भारी लग रहा है। हाँ, भारी तो है। और ये एक ऐसे विषय को खोलता है जिससे हर किसी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है। विषय है जनरल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। कहने को तो ये बहुत ही तकनीकी और मतलब रूखा विषय लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये वो अदृश्य सुरक्षा चक्र है जो किसी भी बड़े आर्थिक झटके के समय सबसे पहले काम आता है। आज का हमारा मिशन बहुत साफ है। इस ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना। सही कहा। हम ये समझना चाहते हैं कि जब कोई दुर्घटना, चोरी या भारी नुकसान होता है तो बीमा कंपनियां उस नुकसान का आकलन और भरपाई आखिर कैसे करती हैं, ताकि ये जो कागजी कार्रवाई और तकनीकी शब्दों का डर है ना वो खत्म हो सके। एकदम। अक्सर होता यह है कि पॉलिसी तो बहुत ही जोश में खरीद ली जाती है। हाँ, एजेंट के कहने पर। बिल्कुल, लेकिन जब सच में क्लेम मांगने की नौबत आती है तो एक अजीब सी घबराहट हावी हो जाती है। ये घबराहट बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जब कोई नुकसान होता है तो इंसान पहले से ही मानसिक तनाव में होता है। और ऊपर से बीमा कंपनियों की प्रक्रिया किसी चक्रव्यूह जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर इन रिसर्च नोट्स का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? बीमा दावों के निपटारे की ये प्रक्रिया केवल कुछ मनमाने नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, तार्किक और कदम दर कदम चलने वाला तंत्र है। मतलब इसमें एक लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सही समय पर सही व्यक्ति को उचित वित्तीय सहायता मिल सके। ये उस वादे को वास्तविकता में बदलने का तरीका है जो पॉलिसी बेचते समय किया गया था। तो चलिए उसी वादे की जमीनी हकीकत को आज परखते हैं। अगर बुनियादी स्तर पर बात करें तो ये क्लेम सेटलमेंट असल में है क्या? सिर्फ पैसे दे देना तो नहीं है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। हाँ, नुकसान का मूल्यांकन, उसकी प्रामाणिकता की जांच और फिर पॉलिसी के नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान। एकदम सटीक। और यहीं पर लोगों की उम्मीदों और वास्तविकता के बीच टकराव होता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर नुकसान हुआ है और पॉलिसी है तो तुरंत पूरा पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ, बस चेक कटकर घर आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीमा कंपनी सीधे तौर पर चेक नहीं काटती। वो पहले ये देखती है कि घटना क्या है, फिर ये पुष्टि करती है कि जो कहानी बताई जा रही है वो तथ्यों पर खरी उतरती है या नहीं। एक तरह का वेरिफिकेशन। बिल्कुल। और अंत में वो ये देखती है कि उस विशिष्ट पॉलिसी के तहत कितने आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी उसकी बनती है। तो ये पूरी सतर्कता इसलिए बरती जाती है ताकि सिस्टम का दुरुपयोग ना हो। सही कहा। और जो लोग सच में परेशानी में हैं उनका क्लेम सुरक्षित रहे। तो चलिए इस पूरी यात्रा को शुरू से समझते हैं। कोई हादसा हो गया, नुकसान हो गया, अब सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? रिसर्च के अनुसार प्रक्रिया का पहला पड़ाव है घटना की सूचना देना। रिपोर्टिंग द क्लेम।
सुनने में ये बहुत ही साधारण बात लगती है कि ठीक है, कॉल करके बता देंगे। लेकिन असल में समय यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुर्घटना या नुकसान होते ही सबसे पहले बीमा कंपनी को लूप में लेना होता है। समय की ये पाबंदी ही अक्सर कई क्लेम खारिज होने का कारण बनती है ना? बहुत बड़ा कारण बनती है। तुरंत सूचना देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। जब कोई घटना के तुरंत बाद कंपनी को सूचित करता है तो वह पारदर्शिता की नींव रखता है। इससे कंपनी को उसी समय स्थिति का आकलन करने का मौका मिलता है। हाँ, जब सारे सबूत बिल्कुल ताजा होते हैं। अगर कोई चोरी या दुर्घटना की रिपोर्ट करने में 3-4 दिन लगा दे तो स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है। एकदम। कंपनी ये सोच सकती है कि इस बीच तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। इसलिए बिना कोई देरी किए घटना के तुरंत बाद पहला संपर्क स्थापित करना पूरी प्रक्रिया की दिशा तय कर देता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक बात है। पैनिक के समय अक्सर लोग पहले मरम्मत के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, गाड़ी ठुक गई तो सीधे मैकेनिक को फोन लगाते हैं और बीमा कंपनी को भूल जाते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। अब मान लीजिए कंपनी को बता दिया गया, कंपनी को पता चल गया कि कुछ हुआ है। इसके बाद शुरू होता है कागजों का खेल, दस्तावेजीकरण। इसे अगर एक मजबूत केस बनाने की तरह देखा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नोट्स में कुछ विशिष्ट दस्तावेजों की सूची दी गई है। हाँ, जैसे पॉलिसी की जानकारी, इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर कोई आपराधिक घटना है तो पुलिस की FIR। बिल्कुल। तस्वीरें, मरम्मत के अनुमान, और अगर किसी को चोट लगी है तो मेडिकल रिपोर्ट। ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा थका देने वाला लगता है। लगता तो है, लेकिन यही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। बिना ठोस सबूतों के किसी भी दावे को साबित करना लगभग असंभव है। जब ये सभी दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो असल में नुकसान की कहानी को तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पेंच है जिसे समझना जरूरी है। कोई भी साधारण कागज काम नहीं आता। मतलब? उदाहरण के लिए किसी बड़ी चोरी के मामले में पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई सिर्फ एक डेली डायरी एंट्री काफी नहीं होती। अच्छा, एक प्रॉपर FIR की कॉपी चाहिए? होती है, बिल्कुल। यहीं पर अक्सर लोग फंसते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने पुलिस को बता दिया है तो काम हो गया। और तस्वीरों का भी यही हाल है। घटना के तुरंत बाद बिना चीजों को हटाए ली गई तस्वीरें नुकसान की दृश्य पुष्टि करती हैं। सही कहा। मेडिकल रिपोर्ट ये तय करती है कि चोटें उसी हादसे से लगी हैं। और जो मरम्मत के एस्टिमेट्स या अनुमान होते हैं, वे ये बताने का काम करते हैं कि आर्थिक नुकसान का आकार क्या है। ये सारा पुलिंदा मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार तैयार करता है जिस पर बीमा कंपनी आगे की जांच टिकाती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो क्लेम का पूरा ढांचा गिर सकता है। एकदम सही। तो कागज जमा हो गए। अब कंपनी आंख बंद करके तो इन कागजों पर भरोसा नहीं करेगी। यहीं से एंट्री होती है उस चरण की जिसे हम जांच पड़ताल कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा डिटेक्टिव वर्क यानी जासूसी वाला काम लगता है। हमारी रिसर्च में साफ तौर पर लिखा है कि बीमा कंपनी क्लेम की वैधता परखने के लिए अपनी खुद की जांच करती है। वे गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं, अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं, या क्षतिग्रस्त संपत्ति का सीधा मुआयना कर सकते हैं। और इस चरण का मुख्य नायक होता है सर्वेयर। सर्वेयर? हाँ, सर्वेयर एक स्वतंत्र पेशेवर होता है जिसे बीमा कंपनी नियुक्त करती है। उसका काम सिर्फ कागजों पर लिखी बातों को पढ़ना नहीं है, बल्कि जमीन पर जाकर हकीकत देखना है। बिल्कुल। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि जो दावा किया जा रहा है वो 100% प्रामाणिक है। वो घटनास्थल का मुआयना करता है, आग लगने या एक्सीडेंट होने के कारणों की जांच करता है। वो ये भी देखता है कि कहीं नुकसान किसी ऐसी वजह से तो नहीं हुआ जिसे पॉलिसी खरीदते समय छुपाया गया था। दावों को सच्चाई की कसौटी पर कसा जाता है। लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि सर्वेयर हमेशा कंपनी का ही पक्ष लेता है और नुकसान कम करके आंकता है। क्या ऐसा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। सैद्धांतिक रूप से सर्वेयर को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। उसका काम तथ्यों को बिना किसी लाग लपेट के रिपोर्ट करना है। वो नुकसान कम नहीं करता, बल्कि वह नुकसान को पॉलिसी की उन शर्तों के चश्मे से देखता है जिन्हें शायद पॉलिसी धारक ने कभी ध्यान से पढ़ा ही न हो। बिल्कुल। सर्वेयर का काम यह खोजना नहीं है कि क्लेम कैसे खारिज किया जाए, बल्कि यह खोजना है कि असल में कितना नुकसान उस दायरे में आता है जिसके लिए कंपनी जवाबदेह है। और यहीं से सीधा तार जुड़ता है अगले चरण का, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तस्वीरें देख ली, गवाहों से बात कर ली। अब बारी आती है कैलकुलेटर निकालने की। अब गणित शुरू होता है, और मेरी राय में ये वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। हाँ, क्योंकि रिसर्च बताती है कि जुटाई गई जानकारी के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्लेम पॉलिसी के कवरेज में आता है या नहीं, और नुकसान का स्तर क्या है। लेकिन हकीकत में
जितना बिल लगाया जाता है उतना पैसा कभी नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मूल्यांकन कोई सीधा हाँ या ना का खेल नहीं है, ये कई परतों में काम करता है। अच्छा, पहली परत क्या है? सबसे पहले परत यह है कि क्या वो विशिष्ट घटना कवर होती है। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ आग लगने का बीमा है और उसकी संपत्ति भूकंप से गिर जाती है, तो क्लेम पहले स्तर पर खारिज हो जाएगा। एकदम। लेकिन अगर घटना कवर होती है तो दूसरी परत आती है, नुकसान की मात्रा का आकलन, और यहीं पर डेप्रिसिएशन, डिडक्टिबल्स और साल्वेज वैल्यू जैसे भारी भरकम शब्द खेल में आते हैं। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। डिडक्टेबल यानी वह एक तय रकम जो पॉलिसी के नियमों के अनुसार किसी भी क्लेम के समय ग्राहक को खुद अपनी जेब से भरनी होती है ना? बिल्कुल। हर पॉलिसी में एक अनिवार्य कटौती होती है। कंपनी कहती है कि शुरुआत के कुछ हजार रुपए या नुकसान का कुछ प्रतिशत ग्राहक उठाएगा, बाकी हम देंगे। और डेप्रिसिएशन का सिद्धांत कैसे लागू होता है? अगर कोई मशीन या गाड़ी 5 साल पुरानी है तो दुर्घटना होने पर कंपनी नई मशीन का पैसा नहीं देगी। वो 5 साल के इस्तेमाल के बाद उसकी जो वर्तमान वैल्यू बची है उसका भुगतान करेगी। यही वो फाइन प्रिंट या बारीक नियम हैं जिन्हें मूल्यांकन के समय बड़ी सख्ती से लागू किया जाता है। इसलिए क्लेम की राशि हमेशा उस राशि से कम होती है जो सोची गई थी। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। यानी मूल्यांकन सिर्फ नुकसान देखने का नहीं, बल्कि पॉलिसी की शर्तों की छलनी से उस नुकसान को छानने का नाम है। बिल्कुल। अब जब सब कुछ छन गया, गणित हो गया, तो हम पहुंचते हैं नतीजे पर। इसे सेटलमेंट कहा गया है। ये वो समय है जो फैसला सुनाया जाता है। अगर क्लेम पास हो जाता है तो वित्तीय मुआवजा दिया जाता है या फिर सीधे मरम्मत की व्यवस्था की जाती है, जिसे अक्सर कैशलेस सुविधा कहा जाता है। सेटलमेंट का ये चरण उस पूरी यात्रा का अंतिम परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा नकद पैसा हाथ में नहीं आता। आज के समय में सीधे मरम्मत या रिप्लेसमेंट की सुविधा ज्यादा लोकप्रिय और सुविधाजनक है। जैसे अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कंपनी सीधे अपने नेटवर्क गैरेज को पैसा दे देती है और ग्राहक को गाड़ी ठीक होकर मिल जाती है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि पॉलिसी धारक को उसी वित्तीय स्थिति में वापस लाकर खड़ा कर दिया जाए जिस स्थिति में वो नुकसान होने से ठीक एक पल पहले था। बीमा का काम मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई करना है। सही कहा। लेकिन हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जितना पैसा दे रही है उससे सामने वाला संतुष्ट नहीं है, या फिर कंपनी ने क्लेम ही खारिज कर दिया है। तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, रिसर्च नोट्स में एक छठा चरण भी बहुत स्पष्टता से समझाया गया है, विवाद समाधान या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। और ये सेफ्टी वॉल्व किसी भी पारदर्शी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये प्रणाली खुद मानकर चलती है कि हमेशा 100% सहमति नहीं हो सकती। अगर किसी को लगता है कि सर्वेयर की रिपोर्ट गलत है या डेप्रिसिएशन ज्यादा काट लिया गया है, तो उसे चुपचाप फैसला मान लेने की जरूरत नहीं है। इस चरण में सबसे पहले बातचीत या मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाता है, नेगोशिएशन। और ये बातचीत सिर्फ कंपनी के कस्टमर केयर से लड़ने तक सीमित नहीं है। अगर कंपनी के स्तर पर बात नहीं बनती है तो बीमा लोकपाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। लोकपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो इस तरह के विवादों को बिना किसी भारी कानूनी खर्च के सुलझाने का काम करती है। बिल्कुल। बीमा लोकपाल का विकल्प इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा संतुलन लेकर आता है। और अगर वहां भी बात ना बने तो कानूनी रास्ता या कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प हमेशा खुला रहता है। ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी बड़ी संस्था किसी व्यक्ति के साथ मनमानी नहीं कर सकती। अंततः न्याय के दरवाजे खुले रहते हैं। तो ये है वो 6 चरण जो किसी भी क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया का खाका खींचते हैं। सूचना देना, दस्तावेज जुटाना, जांच का सामना करना, मूल्यांकन, सेटलमेंट और जरूरत पड़ने पर विवाद समाधान। लेकिन ये सब बातें अभी भी थोड़ी किताबी लग रही हैं। हाँ, चलिए इन सारे नियमों और चरणों को एक असली जिंदगी के सांचे में ढालकर देखते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक केस स्टडी दी गई है, मिस्टर शर्मा की कहानी। असली उदाहरण हमेशा उन बारीक पेचों को सामने ले आते हैं जो सिद्धांतों में छुप जाते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। मिस्टर शर्मा की मुंबई के एक व्यस्त इलाके में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी व्यावसायिक संपत्ति है। उन्होंने इस संपत्ति और इसके अंदर रखे सामान का फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, अग्नि बीमा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग जाती है। ढांचा और अंदर रखा सारा कीमती सामान जलकर खाक हो जाता है। अब शर्मा जी इस क्लेम प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ते हैं?
सबसे पहले वे बिना कोई समय गवाए उसी रात या अगली सुबह तुरंत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आग लगने की सूचना देते हैं। ये उनका पहला सबसे सही कदम था। आग जैसी घटना में जितना विलंब होता है, सबूत उतने ही राख में तब्दील हो जाते हैं। तुरंत रिपोर्ट करके उन्होंने कंपनी को ये संदेश दे दिया कि घटना वास्तविक है और वे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सूचना देने के बाद शर्मा जी कागजी कार्रवाई में जुट जाते हैं। वे अपनी बीमा पॉलिसी की कॉपी, फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि सबसे अहम दस्तावेज है, बिल्कुल, और संपत्ति के नुकसान का एक शुरुआती अनुमान जमा करते हैं। सोचिए, अगर शर्मा जी के पास फायर ब्रिगेड की वो आधिकारिक रिपोर्ट ना होती तो सिर्फ ये साबित करने में ही हफ्तों लग जाते कि आग असल में शॉर्ट सर्किट से लगी थी या किसी में जानबूझकर लगाई थी। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट यहाँ एक निर्विवाद सत्य की तरह काम करती है, लेकिन दस्तावेजीकरण में सिर्फ घटना का कारण साबित करना नहीं होता, नुकसान साबित करना भी होता है। यहीं पर शर्मा जी को उन सारे सामानों की रसीदें या इनवॉइस दिखाने होंगे जो जल गए हैं, और अगर वे रसीदें भी आग में जल गई हैं तो उन्हें अपने सप्लायर से डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी होगी। ये एक बहुत ही जटिल काम हो सकता है, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। कागज पूरे होते ही कंपनी का सर्वेयर मुंबई में शर्मा जी की उस जली हुई प्रॉपर्टी पर पहुंचता है। ये जांच का चरण है। सर्वेयर जली हुई तारों को देखता है, गवाहों या आसपास के लोगों से पूछताछ करता है और फायर रिपोर्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि शॉर्ट सर्किट ही कारण था और कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। और इसके साथ ही सर्वेयर ये भी आंकता है कि जो सामान जल गया है उसकी वर्तमान कीमत क्या थी। यहीं पर मामले में थोड़ी पेचीदगी आ सकती है। मान लेते हैं कि शर्मा जी ने अपने अनुमान में बताया कि 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन सर्वेयर अपनी जांच और मूल्यांकन के दौरान देखता है कि जो मशीनें जली हैं वे 10 साल पुरानी थी। और यहीं पर वो मूल्यांकन वाला गणित शुरू हो जाता है जिसकी हमने पहले बात की थी, डेप्रिसिएशन। बिल्कुल। सर्वेयर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि डेप्रिसिएशन और कबाड़ की कीमत घटाने के बाद पॉलिसी के नियमों के तहत कंपनी की जिम्मेदारी केवल 35 लाख रुपए की बनती है। ये एक बहुत ही आम स्थिति है जहां ग्राहक का अनुमान और कंपनी का मूल्यांकन आपस में टकराते हैं। अब यहां से सेटलमेंट का चरण थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपनी शर्मा जी को 35 लाख रुपए के वित्तीय मुआवजे की पेशकश करती है, लेकिन शर्मा जी इस बात से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि 35 लाख में वे अपनी प्रॉपर्टी दोबारा खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा? अब एंट्री होती है छठे चरण की, विवाद समाधान। शर्मा जी इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज नहीं करते, बल्कि वे नेगोशिएशन का रास्ता अपनाते हैं। वे सर्वेयर की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर से अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करवाते हैं और वो रिपोर्ट कंपनी को सौंपते हैं। कंपनी उन नए तथ्यों पर विचार करती है। दोनों पक्षों के बीच पत्राचार होता है और अंततः मामले को कानूनी पछड़े में फंसाने के बजाय बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है। और अगर ये बातचीत भी विफल हो जाती तो शर्मा जी के पास बीमा लोकपाल के पास जाने का पूरा अधिकार सुरक्षित था। लेकिन इस केस स्टडी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये पूरी प्रक्रिया कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक तार्किक संवाद है। घटना से लेकर मुआवजे तक हर कदम पर जानकारी और सबूतों का आदान प्रदान होता है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि संकट के समय जानकारी ही सबसे बड़ी ढाल होती है। जब किसी व्यक्ति को ये पता होता है कि प्रक्रिया कैसे काम करती है, सर्वेयर क्या देखने आ रहा है और डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है, तो वह खुद को असहाय महसूस नहीं करता। वो एक सशक्त उपभोक्ता की तरह बीमा कंपनी के साथ संवाद कर पाता है। नियमों और प्रक्रियाओं की ये समझ ही असल वित्तीय सुरक्षा है। बिल्कुल सही। ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के बाद आज की ये गहन चर्चा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। हमने 6 के 6 चरण देख लिए। हाँ, लेकिन इस पूरी बातचीत को समेटने से पहले विशेष रूप से दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन के उन बारीक पेचों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक ऐसा विचार जो शायद इंश्योरेंस को देखने का नजरिया ही बदल दे। इस पूरी प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन वाले हिस्से को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बीमा क्लेम की सफलता केवल एक दुर्घटना के सच होने पर निर्भर करती है, या फिर ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि किसी व्यक्ति की रिकॉर्ड कीपिंग यानी दस्तावेज सहेजने की कला कितनी बेहतरीन है? अगर दस्तावेज ही वास्तविकता तय करते हैं तो क्या संकट के समय हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी पॉलिसी नहीं, बल्कि उस पॉलिसी से जुड़े एक एक कागज को सहेज कर रखने की हमारी क्षमता है? सोचने वाली बात है। इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। खुद सोचिएगा,
आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।